सर ज्वेलर की अगर बात करें या फिर कोई बड़े ब्रांड की बात करें ज्वेलरी में, तो वहाँ पे लीगल इश्यूज कितने हो सकते हैं? क्या लीगली भी ज्वेलर को ख़त्म किया जा सकता है? अगर कोई ज्वेलर्स लीगल इशू के कारण बर्बाद हो सकता है तो वो मैं आपको गिना सकता हूँ, गिन के 4 से 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, वो जो भी काम करता है ना मुँह जुबानी करता है। जैसे मैं अभी आपसे कोई भी काम करूँगा तो मुँह जुबानी पे, ठीक है आपने कुछ कमिट कर दिया, मैंने कुछ कमिट कर दिया, उसको हम ऑन पेपर नहीं लिखते हैं। तो एक तो मुँह जुबानी काम करना। सेकेंड चीज़, कच्चे में काम करना, ये भी आपको ख़त्म कर सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं करना। किसी के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करता है तो एनडीए साइन नहीं कराना। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे एम्प्लॉय को भी हायर करता है, अच्छी सैलरी वाला एम्प्लॉय हायर कर दिया, लेकिन उसके साथ कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने के कारण भी क्या होता है कि वहाँ पे भी वो लीगल इश्यूज़ में फंस सकता है। तो ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लीगल इश्यूज़, जैसे सर्टिफिकेशन नहीं करवाना, बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेस हैं जो लाइसेंसेस को गवर्नमेंट से एडॉप्ट नहीं करना और डायरेक्टली उसको वैसे ही ट्राई कर लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज्वेलर्स को समझनी चाहिए और इसके कारण ज्वेलर्स का बिजनेस आगे चल के लीगल लिटिगेशन में फंस सकता है और बंद भी हो सकता है। तो सर जैसे ये जो टच पॉइंट की बात करें, तो ऐसा क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो कस्टमर के लिए हो बेस्ट? पहले तो ये समझो कि टच पॉइंट होता क्या है। टच पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक रिटेल शोरूम की मैं बात करता हूँ कि कस्टमर जब आपके दुकान में पहुँचेगा तो कैसे आएगा, गाड़ी से आएगा या टू व्हीलर से आएगा, तो क्या आपकी दुकान के बाहर उसकी पार्किंग की व्यवस्था है? तो ये आपका हो गया पहला टच पॉइंट। फिर जब आपके दुकान में आएगा, जब आप दरवाज़ा खोलते हो, ये आप उसका हो गया दूसरा टच पॉइंट। फिर जब अंदर आएगा तो उसको ग्रीट जो व्यक्ति करता है वो तीसरा टच पॉइंट। फिर उसको जो सीट पे बिठाया जाता है उसका कुशन कैसा है, उसकी फील कैसी है, ये चौथा टच पॉइंट। फिर जो सेल्समैन उनको स्टॉक दिखा रहा है या ज्वेलरी दिखा रहा है वो उसका पांचवा टच पॉइंट। ज्वेलरी सिलेक्ट करने के टाइम पे उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या उसको चाय कॉफ़ी कुछ उसको ऑफर कर रहा है, ये इसका छठा टच पॉइंट। बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद वो कस्टमर वॉशरूम की तरफ जा रहा है तो वॉशरूम का फील कैसा है, वो उसका एक नेक्स्ट टच पॉइंट हो जाता है। उसके बाद ज्वेलरी खरीदने के बाद जब बिलिंग पे जाता है तो वहाँ का उसका टाइम कितना जा रहा है, वो उसका नेक्स्ट टच पॉइंट। तो ऐसे करके आपको टच पॉइंट मेजर करने पड़ेंगे और हर टच पॉइंट पे आपको कस्टमर थॉट प्रोसेस सोचना पड़ेगा और उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। सर ज्वेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बिजनेस कैसे बनाया जाए, क्योंकि सब बोलते हैं कि ठीक है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोन भी ले लिया, डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो जब स्टार्ट तो कर लेता है लेकिन डिज़ाइन पे अपग्रेड नहीं कर पाता, तो वो कैसे कर सकता है? ज्वेलर्स को अगर अपने डिज़ाइन पार्ट पे अगर बहुत ज़्यादा काम करना है तो उसको मैक्सिमम एग्जीबिशंस को अटेंड करना चाहिए। क्योंकि जब वो एग्जीबिशंस में जाता है तो उसके कारण वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स भी उसको मिल जाते हैं, जिसके कारण प्राइस का भी जो गेम होता है वहाँ पे वो चेंज कर पाता है। कुछ वेंडर से अलग प्राइस से माल खरीद रहा है तो कुछ वेंडर से अलग प्राइस से माल खरीद रहा है, लेकिन जब सिमिलर प्रोडक्ट के लिए 2 वेंडर मिल जाते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। दूसरा, हर वेंडर की अपनी अपनी डिज़ाइंस की एक एक्सपर्टीज़ होती है, तो आपको वहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी मिल जाती है डिज़ाइंस की। तो आपका प्राइस का गेम, दूसरा डिज़ाइंस का गेम, उसके बाद एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का गेम, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस वेंडर को ऑर्डर दे रहे हो वो टाइम पे आपको प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास 1-2 ऑप्शन होने चाहिए जिसके कारण टाइम पे आपको वो स्टॉक मिल पाए। सीज़न आ गया है और पता चला कि जिसको आपने ऑर्डर दिया है वो किसी बड़े ऑर्डर के कारण आपका ऑर्डर नहीं ले पा रहा है और दूसरे वेंडर आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे ही एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने के कारण बहुत सारे मल्टीपल वेंडर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है। थर्ड जो चीज़ें होती है वो डिज़ाइन का पार्ट होता है, तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिज़ाइंस आपको मिल जाती है। अलग अलग सिटी की या कह सकते हैं अलग अलग स्टेट की क्या स्पेशलिटी है वो आप अपने सिटी में ला सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एग्जीबिशन के द्वारा मिल सकता है। सर जैसे ना आजकल कहा जाता है, दादा जो पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ खरीदनी है तो सिटी में जाए। जैसे मध्य प्रदेश में रतलाम हो गया, जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ जगह है, जैसे राजस्थान में कुछ जगह है। तो क्या जगह का भी इम्पोर्टेंस है ज्वेलरी खरीदने के लिए कि ज्वेलरी कहीं से भी ली जा सकती है? अब ऐसा रहा नहीं है कि आपको उस ज्वेलरी को खरीदने के लिए उसी सिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ज्वेलर्स एग्जीबिशन में जाता है वहाँ जाके बहुत सारे अलग अलग सिटी के ज्वेलर्स के मतलब हम कैसे मैन्युफैक्चरर से जब बाई करता है तो अपने आप वो सारा प्रोडक्ट वो एक हाउस में लेके आ जाता है। जैसे मान लो मैं अभी इंदौर से हूँ तो मैं जब एग्जीबिशन में जाऊँगा एज ए रिटेलर तो मैं देखूंगा कि साउथ की कौन सी ज्वेलरी चल रही है, नॉर्थ की कैसी चल रही है, आसाम की कैसी ज्वेलरी चल रही है, या महाराष्ट्र की कौन सी ज्वेलरी चल रही है, या हम कह सकते हैं कि पौंडीचेरी की कौन सी ज्वेलरी चल रही है, हुबली बेलगांव में कौन सी स्पेशलिटी चल रही है। तो इनसे मैं माल खरीद के अपने स्टोर में लेके आता हूँ और अलग अलग सेक्शन लगा देता हूँ कि भाई नॉर्थ ज्वेलरी, साउथ ज्वेलरी, ये ज्वेलरी, वो ज्वेलरी। तो कस्टमर को भी ऐसा लगता है यार एक ही जगह पे मुझे बहुत पूरे इंडिया लेवल की, पैन इंडिया की पूरी अलग अलग वैरायटी यहाँ देखने मिल रही है और धीरे धीरे उसका रुझान अलग सिटी में जाके परचेस करना नहीं रहा, वो आप ही के पास से अलग अलग सिटी का माल देख सकता है और आपकी सेल भी बढ़ सकती है वहाँ पे। सर कितना सेफ है कि कोई ज्वेलर अपने पूरे बिजनेस को एक ई कॉमर्स में कन्वर्ट अगर करता है
तो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है वो? राइट नाउ ज्वेलरी बिजनेस कंप्लीटली ई कॉमर्स पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो भारत के लोगों की जो मेंटालिटी है वो टच एंड फील वाली है। साल में 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वेलरी परचेस करते हैं। तो जब जो चीज़ 2 या 3 बार खरीदने वाली चीज़ होती है तो उसको लगता है कि एक तो एक इसकी वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, डिज़ाइन भी मैटर करता है। तो जब वो जाता है उसको टच करता है, फील करता है, क्योंकि डिज़ाइन तो अच्छी लग रही है लेकिन वो टच करके फील करके कैसा महसूस होता है वो देखना हर भारतीयों की आदत हो गई है। इसी वजह से ऑनलाइन सेगमेंट में 100% कन्वर्ट कोई भी सेगमेंट नहीं हो पाया। और जिन ज्वेलर्स ने अपने आप को 100% ऑनलाइन पे लेके भी गए हैं उन्होंने भी अपने ऑफलाइन स्टोर डालना शुरू कर दिया है।